ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास का जो टॉपिक है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, मैंने ना पिछली क्लास में आप लोगों को के अंदर आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत ज्यादा आवाज बहुत ज्यादा आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। एक हेलो, ठीक है, अब आवाज सही है? हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, अब आप लोग चुप हो जाइए प्लीज। अपनी अपनी आवाज सुनिए। पिछले क्लास में ना मैंने आप लोगों को बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उसमें से एक टॉपिक था जिसका नाम था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस थे, शायद 9 क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को ग्रुप में दिए थे करने के लिए। आप ना भाई जिन बच्चों ने घर पे खुद कर लिया है वो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप लोग ठीक ठाक तरीके से तैयारी कर लोगे। अगर आप इसी तरह से राहुल की वीडियो और वो माइक ऑफ करवाओ सर। भाई किसी का माइक ओपन रह गया तो उसे ऑफ कर लीजिए, माइक ओपन रह गया तो उसे बंद कर लो, वीडियो ऑफ कर लो। अपनी कोई डाउट तक मैं बोलूंगा तब आप मुझसे पूछिएगा, वरना तब तक प्लीज बिल्कुल आवाज मत कीजिए। सुनिए ध्यान से। तो ना उस सवाल में कुछ बच्चों को कुछ डाउट था, कुछ प्रॉब्लम था। पहले तो मैं आपको ना एक चीज ठीक करवा दूं कि क्वेश्चन नंबर 7 में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। उस क्वेश्चन नंबर 7 में नेगेटिव चार्ज मैंने। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर। साउंड में बहुत प्रॉब्लम है आपके। अरे भाई तू तो अपना बंद कर यार, तू तो म्यूट कर पहले। मेरी मेरी फोटो मतलब आ रही है भैया, आ रही है, आ रही है, अब आई आवाज? आ रही है। ठीक है। ओके भाई, ये प्लीज जो भी कनेक्ट होते हैं सबसे पहले अपना माइक ऑफ किया। अरे सर ये राहुल मान मेरा। अरे मैं रिमूव कर दूंगा जिनके भी माइक अभी ओपन है। प्लीज अपने अपने माइक क्लोज कर लीजिए खुद ही। ठीक है, अब प्लीज डिस्टरबेंस नहीं। अब मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास। अच्छा एक जना मुझे बता दो, मेरी आवाज आ रही है ना? सर, कट रही है बीच में हल्की फुल्की। एक मिनट वेट कीजिए। जस्ट हेलो, अब ठीक है आवाज? हाँ भैया। अब ठीक है, ठीक। ओके, तो भाई पिछले क्लास में ना जो मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको ग्रुप के अंदर, उसमें ना क्वेश्चन नंबर 7 में एक छोटी सी गलती हो गई थी। वो मिसप्रिंटिंग ये थी कि मैंने ना ये चार्ज लिख दिया था, जबकि एक्चुअल में ये चार्ज नहीं होगा। वहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम ये चार्ज लेना है आपको, तब आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, कुछ बच्चे कह रहे सर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आ रहा। मैं वो लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ। जिन लोगों के घर पे अभी तक क्वेश्चंस को नहीं छुआ है भाई उसे कर लो, बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। भाई अपनी वीडियो क्लोज कर लो, वीडियो ऑफ कर लो अपनी। सर इसे आती बात ही नहीं। ठीक है,
मैं एक बार वो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सुनिए जरा, वो आखिरी क्वेश्चन क्या था जो मैंने आप लोगों को ग्रुप में दिया था। वो लास्ट क्वेश्चन था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन। कई बच्चों को इसमें डाउट है। सवाल में लिखा हुआ है, जैसा कहा है बस वैसा कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 2 bodies A and B carry charges -3 microcoulomb and -0.44 microcoulomb। ये कह रहे हमारे पास 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी ये रही A और दूसरी बॉडी ये रही हमारे पास जिसका नाम है B। इस वाली बॉडी के पास पहले से ही -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इसके पास पहले से ही 0.44 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ये 0.44 माइक्रोकूलम का चार्ज है। सवाल में बोला गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। कह रहे हैं हम कितने इलेक्ट्रॉन ए से निकाल करके बी के अंदर ट्रांसफर कर दें, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाएं सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्ज, ताकि इनको दोनों का चार्ज जो है वो कैसा हो जाए, बिल्कुल इक्वल हो जाए। तो सुनिए जरा ध्यान से, दोनों के पास अपना अपना नेगेटिव चार्ज है। हम ये चाहते हैं कि हम इस वाली बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके इसके अंदर डाल दें ताकि दोनों का ही चार्ज बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो जाए। हम एक काम करते हैं, सपोज कर लेते हैं हम कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल के डाल देते हैं, n इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यहाँ से n इलेक्ट्रॉन्स उठा के इसमें डाल देंगे तो मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन्स डालने से दोनों का चार्ज जो है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सी बात ये हुई कि हम ये चाहते हैं कि चार्ज ऑन ए बॉडी का जो चार्ज है वो बराबर हो जाए किसके, दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन बी, वो बी बॉडी के बराबर हो जाए। अगर आप ए बॉडी में से चार्ज निकाल रहे हैं तो देखिए जरा, ए के पास पहले कितना चार्ज था, -3 माइक्रोकूलम का। आप इसमें से n इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपको ये पता है कि किसी भी बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसके पास ना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब इसमें से n इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो n इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ इतना चार्ज लेकर के जाएंगे और जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उतना ही इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आप यहाँ पर क्या डाल दीजिए, प्लस, क्योंकि इसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज था, आपने इसमें से n इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो इसके पास इतना पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा। अब हम बात करते हैं चार्ज ऑन बी की। तो बी के पास पहले से जो चार्ज मौजूद था वो था 0.44, दिस इज माइक्रोकूलम। इसमें से n इलेक्ट्रॉन्स निकाल के आपने यहाँ डाल दिए। इसका मतलब ये हुआ n इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें डालेंगे तो इसमें नेगेटिव चार्ज और आ जाएगा। कितना और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, n इंटू में e, इतना नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर क्या डालिएगा, माइनस। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन डाले तो इस पे नेगेटिव चार्ज। और कह रहे हैं कि कैसे करें, कितने इलेक्ट्रॉन डालें ताकि ये दोनों के दोनों चार्जेस कैसे हो जाए, इक्वल। आपको ये n फाइंड आउट करना है बस। अब आप लोगों के लिए कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान होगा। आप इस वाले ne को बराबर के इस साइड ले आइए, ये लिखा ne और फिर प्लस में हो गया ne, इसे बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो गया 3 माइक्रोकूलम, माइनस में लिखेंगे 0.44 माइक्रोकूलम। इसे ऐड करेंगे दैट इज 2n इंटू में e, और इसको माइनस करेंगे तो 3 में से इसे माइनस करेंगे दैट इज 2.56 माइक्रोकूलम। यहाँ से n अगर कैलकुलेट करना है तो n इज इक्वल टू में 2.56 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2 इंटू में e, तो ये रहा 2 और इंटू में यहाँ पर आ गया e। अगली कैलकुलेशन में यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, या इसी जगह पर देखते हैं दैट इज 2.56 माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 और अपॉन में 2 की जगह 2, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। आप बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व। यहाँ से 0 लगा दीजिए और उसके बाद इसको इससे कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16, 2 से इसे कट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 8, तो इक्वल टू में आपके पास बचेगा 8, और ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो अच्छा एक 0 भी यहाँ पर बचेगा तो ये बचेगा इंटू में 10⁻⁻6, और ये वाला एक 0 और ये मिलकर के हो जाएगा 10⁻⁻18, और फाइनली जब आप इसे लिखेंगे तो ये हो गया 8 और ये 18 जब ऊपर आ जाएगा इंटू में हो जाएगा 10⁻12। इसका मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के यहाँ डाल देंगे ना तो दोनों बॉडीज का चार्ज इक्वल हो जाएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए। सर एक बार 5th वाला बता देना सर, वो उसमें की कौन सा वाला? चलिए इसे लिख लीजिए, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। भैया हाँ जी बोलो।
अगर हम इन दोनों चार्ज को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा ना दोनों में कितना कितना चार्ज होगा। नहीं भाई, इसके अंदर ना हम दोनों को प्लस क्यों करें? हमसे ये नहीं कहा गया कि आप इन दोनों बॉडीज को टच कर दो। हमसे ये कहा है कि आप डिसाइड करो कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें डाल दें ताकि दोनों का चार्ज बराबर हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन डालें, ठीक है। और जो आप बात कह रहे हो ना वो भी ठीक है। मैं इससे रिलेटेड ना आपको ना एक अलग कंसेप्ट समझाऊंगा। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? पूछे, कौन पूछ रहे हैं? सर वो ब्लर आ रहा है उस पीछे ब्लैक बोर्ड पे। ओके, वो ट्यूबलाइट की वजह से? नहीं सर, वो उसी पे। वो नेट प्रॉब्लम होगा भाई आपका। हाँ वैसे तो यहाँ से क्लियर है। ये लिख लीजिए जल्दी, फिर मैं आगे के टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सर एक क्वेश्चन नंबर 5 बता देना देख के सर, उसमें केजी में कन्वर्ट करना था तो आपने गिवन मास दे रखा था इलेक्ट्रॉन का, तो एक बार उसका पैटर्न मतलब बता दो कैसे करना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 या 4 या 5? सर व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ओके ओके ठीक है, चलिए भाई ये सवाल वैसे आसान है। ऐसा करते हैं, मैं ना इन सवालों का सॉल्यूशन ना जो आप बोल रहे हो मैं इनका सॉल्यूशन ना ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि ना अभी ना मुझे एक टॉपिक स्टार्ट करना है, वो फिर अटक जाएगा पूरे का पूरा बीच में। तो कोई नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन करके ना जो भी आप मुझसे अभी फोन कर लेना, मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों के पास भेज दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। चलिए अभी के लिए मैं इसे अब रख कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर 8th क्वेश्चन भी नहीं हुआ, एक बार वो भी डिस्कस कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, ओके ठीक है, चलिए ठीक है, मैं 8 क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। माइक बंद कर लीजिए भाई। सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? ए मेटल स्फीयर हैज अ चार्ज ऑफ -6.5 माइक्रोकूलम। हमारे पास ना एक मेटल का स्फीयर है। यार माइक बंद रखिए, आप लोगों को नीचे पता नहीं चलता कि आप लोगों की आवाज जा रही है नहीं जा रही। ध्यान रखा कीजिए, पढ़े लिखे बच्चे हो भाई आप लोग। सवाल में लिखा है ए मेटल स्फीयर हैज ए चार्ज ऑफ -6.5 माइक्रोकूलम। तो ये रहा मेटल स्फीयर, मान लेते हैं इसका चार्ज जो है वो Q1 है और वो किसके बराबर है? माइनस का 6.5 माइक्रोकूलम चार्ज इसके पास पहले से ही है। इसके बाद कहा गया है then 5 into 10 plus 13 electrons are removed from the sphere। कह रहा अगर मैं इस स्फीयर से 5 into 10⁻13 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन और निकाल लो तो व्हाट वुड बी द नेट चार्ज ऑन इट। तो अब बताइए इसके ऊपर जो नेट चार्ज अब होगा वो कितना आ जाएगा? हमसे यही कहा गया है, ठीक है। देखते हैं कि अब इसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो आखिर कितना निकल के आ सकता है। देखिए सिंपल सी चीज, इसके पास पहले से ही इतना चार्ज मौजूद था। अब आप इसमें से ना इतने इलेक्ट्रॉन्स और निकाल रहे हैं। आप जानते हैं किसी बॉडी से जब हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो उस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम ये पता करते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन निकालने से इस बॉडी के पास कितना और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज या फिर Q2 का एक फॉर्मूला मैंने कल ही बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो कितना होता है? E। और आपने इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं तो आप इसको लिखेंगे 5 इंटू में 10⁻13 इंटू में E। और ये इलेक्ट्रॉन आपने निकाले इसलिए चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। तो सिंपल वे में आप इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻13 और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 1.6 इंटू में 5 दैट इज 8 और इंटू में जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 10⁻⁻6 कूलम। आपको मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि 10⁻⁻6 को बोलते हैं माइक्रो। तो आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं 8 माइक्रो कूलम दैट इज चार्ज Q2। इसका मतलब Q1 इतना चार्ज तो पहले से था, इतने इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से इतना पॉजिटिव चार्ज और आ गया इस बॉडी के पास। अब आपसे बोला है टोटल कितना चार्ज होगा, तो आप बोलोगे सर टोटल चार्ज अगर निकालना है तो एक चार्ज तो आपके पास Q1 पहले से मौजूद था और प्लस में दूसरा चार्ज इतना और आ गया तो प्लस में क्या हो गया? Q2। तो आप Q1 की वैल्यू रखिए, वो कितनी है? माइनस का 6.5 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? दैट इज 8 माइक्रोकूलम। आप इन्हें ऐड कर दीजिए तो आपके पास टोटल रिजल्ट आ जाएगा 1.5 माइक्रोकूलम। इसका मतलब ये हमारे पास आ गया टोटल चार्ज इस बॉडी के ऊपर। इसे फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है फिर लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो फिर मैं अब आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद भी अगर कोई डाउट या दिक्कत रह जाएगी तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। ठीक है, ठीक है, मैं अब इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ यहाँ से। सुनिए जी अब ध्यान से, अब आज की क्लास का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है आज का टॉपिक, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तक की क्लासेस में हम लोग ना चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। एक थी जिसमें से एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एक था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एक था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हेलो सर, आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है? हाँ हाँ। हेलो, बाकियों को भी आवाज हेलो, कट के आ रही है? सही आ रही है सर, बिल्कुल सही आ रही है सर सही आ रही है। आवाज अगर कट के आ रही है तो भाई थोड़ा सा ना आपके यहाँ नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, आप थोड़ा बाहर हाँ की सर, तरफ वैसे भी हॉटस्पॉट चला रहा है दूसरे का। ओके, तो प्रॉब्लम हो सकती है तो आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए सुनिए, अब ध्यान से देखिएगा। जिनका नेट नहीं चल रहा उनको प्रॉब्लम है यहाँ से सर, सारी छत पे बैठा दो सर। ठीक है, अरे भाई चुप हो जाओ। तो अब ना अब सवाल ये आता है कि भाई हमें पता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, और वो रिपेल और अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करता है, अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो जाहिर सी बात है कि आखिर वो फोर्स कितना अप्लाई करता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। यानी कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को नापने के बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर दो चार्जेस एक दूसरे पर कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है। हमें इस चीज के बारे में जानना है, इस चीज को समझना है। तो इस चीज के बारे में कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है और कौन सा चार्ज कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस फोर्स को नापने का काम किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था कूलम। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके ना एक लॉ दिया था जिसे हमने इन्हीं के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। और आज की क्लास का टॉपिक भी यही है, दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। कहा जाता है ये लॉ बहुत ही ज्यादा आसान है और सिंपल है। ये बिल्कुल ठीक है, आसान और सिंपल है, लेकिन आप लोगों को ना इनकी बारीकियों को समझना पड़ेगा। अगर आप इनकी छोटी छोटी बारीकियों को नहीं समझेंगे तो कई जगह आप गलती कर देंगे। उनके कुछ एग्जाम्पल्स में आज आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे अगर आप ढंग से नहीं जानते ना तो आप पक्का उन चीजों में गलती कर बैठेंगे। तो आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। अगर आप लिख रहे हैं तो हेडिंग लिख लीजिए कूलम्स लॉ। लेकिन उस कूलम्स लॉ से COULOMB कूलम्स लॉ, अब हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन कूलम्स लॉ शुरू करने से पहले ना आपको एक टर्म जाननी पड़ेगी जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। इसके बाद ही आप लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा व्हाट इज पॉइंट चार्ज। देखिए, पॉइंट शब्द जब भी हम सुनते हैं ना तो पॉइंट से हमारे दिमाग में आता है छोटा सा कुछ, और जाहिर सी बात है पॉइंट चार्ज मतलब क्या होता है, एक ऐसा चार्ज जिसका साइज दो चार्जेस के बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इस तरह के चार्ज को हम लोग ना पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास यहाँ पर एक चार्ज और इससे बहुत दूरी पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है। अब आप इस चार्ज का साइज देखिए, इस वाली चार्ज बॉडीज का साइज देखिए, दोनों चार्ज बॉडीज का जो साइज है वो इनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसका मतलब है अगर किसी भी चार्ज बॉडी का साइज उन दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है तो हम इस तरह की चार्ज बॉडीज को किसकी तरह ट्रीट करते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब इसे कहा जाता है पॉइंट चार्ज। मींस कि इफ द साइजेस ऑफ द चार्ज बॉडीज is very smaller than the separation between the charges, then the charges can be treated as a point charge. अब मैंने ये पॉइंट चार्ज आप लोगों को समझा दिया कि ये क्या होता है और किसे कहते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कूलम ने अपने लॉ को बताते वक्त ये कहा
कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, लेकिन मेरे इस फॉर्मूले को आप हर जगह उठा के इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको जहां पर भी फोर्स कैलकुलेट करना है कि दो चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं या नहीं है। अगर वो चार्जेस पॉइंट चार्जेस होंगे तभी कूलम्स वाला लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज कूलम्स लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हम इसे बड़ी बॉडीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर कैसे, उसके लिए मैं आपको चीजें समझाऊंगा। फिलहाल के लिए याद रखिएगा, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। अब सुनिए जरा इसका लॉ क्या था। देखिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं बस आप लोगों को लॉ बता दूं, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था। एक्चुअल में कूलम ने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जिसकी मदद से इसने इस लॉ को तैयार किया, क्या किया वो चीज मैं आपको बहुत छोटे और आसान शब्दों में समझाता हूँ। वहां से उसे क्या बातें पता चली, जो जो चीजें कूलम्स को पता चली ना, हमने उसी को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, और आज के टाइम पर हम उसी स्टेटमेंट को किस नाम से जानते हैं? कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। सुनिए ध्यान से। कूलम ने डिसाइड किया कि हमें ये पता है कि चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के उससे अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स ज्यादा होता है, कम होता है, उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। इस चीज के लिए कूलम ने एक्सपेरिमेंट किया, और उसके अंदर जो कुछ भी हुआ वो सुनिए ध्यान से। उसने क्या किया, एक्चुअल में कूलम ने ना दो चार्ज बॉडीज ली। मान लीजिए पहली चार्ज बॉडी और ये रही दूसरी चार्ज बॉडी। इन दोनों चार्ज बॉडीज को कुछ डिस्टेंस पर ले जाकर के रख दिया इस तरीके से, और उसके बाद मान लीजिए इस वाली बॉडी के पास जो चार्ज है वो Q1 है। सपोज कर लीजिए मैं स्मॉल से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये रहा Q1, और इस वाली चार्ज बॉडी के पास जो चार्ज है वो कितना, दैट इज Q2। उसने ना इन दोनों के बीच का फोर्स ना किसी तरह से मेजर कर लिया। वैसे एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस है जिससे हम लोग, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग बोलते हैं टॉरसन बैलेंस, उसकी मदद से नापा था। हमें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। उसने ना इन दोनों चार्जेस के बीच में r डिस्टेंस पर फोर्स मेजर किया, और मान लीजिए जो फोर्स उसने नापा वो फोर्स कितना था, F। इतना फोर्स उसने नापा। अब उसने ये ऑब्जर्व किया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और उसने इसको ढंग से देखा तो उसने देखा यार यहाँ पर ना जो दिखने वाली क्वांटिटीज दिख रही है वो सिर्फ तीन है। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, और तीसरी क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन। उसने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि मैं पहले ये चेक करूंगा कि क्या ये फोर्स इन चार्जेस पर डिपेंड करता है, क्या ये फोर्स इस डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। उसके बाद मैं आगे की चीजें देखूंगा कि क्या होता है। अब उसके लिए बहुत आसान था, कह रहा अगर ये फोर्स इन चार्जेस पर डिपेंड करता होगा तो इन चार्जेस को बदलने पर ये फोर्स भी बदल जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं इन चार्जेस को बदल दूं और फोर्स पे कोई फर्क ना पड़े तो मैं ये सीधा सीधा कह दूंगा कि भैया ये फोर्स जो है वो चार्जेस पर डिपेंड नहीं करता। अब उसने यही काम किया। पहले ये चार्ज Q1 था, ये वाला चार्ज Q2 था, इनके बीच का फोर्स नापा और वो फोर्स कितना निकल के आया, F। मान लीजिए F आया। अब उसने इसके चार्ज को ना बदलने की कोशिश की। उसने सोचा मैं अब इस चार्ज को चेंज कैसे करूं। उसके पास एक सिंपल तरीका था कि वो बिल्कुल ऐसा ही एक और मेटल का स्फीयर लाया और ला करके इसी के साथ इसको क्या कर दिया, टच कर दिया। आपको याद होगा हमने पिछली ही क्लास में इस बारे में बात की थी कि अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज को एक दूसरे के साथ टच किया जाता है तो वो दोनों ना टोटल चार्ज को आधा आधा क्या कर देती है, शेयर कर देती है। इसका मतलब ये न्यूट्रल स्फीयर था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, इसके पास चार्ज कितना था, Q1। इसका मतलब इसका Q1 में से आधा चार्ज इसके पास चला गया और आधा इसके पास, और इसको टच करने के बाद उसने इस बॉडी को यहाँ से रिमूव कर दिया जिसके पास पहले चार्ज Q1 था, और अब उसके पास चार्ज Q1 के बजाय कितना रह गया, Q1/2। और उसने देखा कि मैंने इसका चार्ज बदल दिया है। अब उसने जब इस वाले फोर्स को मेजर किया कि अब चेक करते कितना फोर्स है, तो ये वाला फोर्स भी क्या हो गया, बदल गया, और ये पहले से क्या हो गया, आधा हो गया। उसने इस बात को ऑब्जर्व करके देखा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चार्ज को बदलता हूं तो फोर्स भी बदल रहा है, मतलब फोर्स जो है वो चार्ज पर डिपेंड करता है। और उसने ये देखा कि मैंने चार्ज को कम किया, आधा किया, तो जाहिर सी बात है फोर्स भी कैसा हो गया, आधा। फिर उसने सोचा चलो मैं इसके साथ भी यही काम करता हूँ। एक और स्फीयर लाया, इसके साथ भी टच किया, इसका आधा चार्ज इसको मिल गया और उस स्फीयर को हटा दिया। अब इसका भी चार्ज कितना हो गया, Q/2। अब की बार उसने फोर्स मेजर किया तो F/2 फिर से और आधा हो गया, और F/2 का आधा फिर से करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, F/4। उससे एक बात समझ में आई कि ये चार्जेस जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं इनका फोर्स भी क्या होता जा रहा है, कम। इससे ये पता चला कि चार्ज अगर कम होने पर फोर्स कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि चार्ज बढ़ने पर फोर्स बढ़ना भी चाहिए। इससे हमें ये पता चला कि चार्ज आधा हुआ तो फोर्स भी आधा हुआ गया।
इसका मतलब अगर चार्ज डबल कर देंगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। इससे ये बात पता चलती है कि फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन चार्जेस के। तो उसने स्टार्टिंग में इन बातों को ऐसे लिखना शुरू किया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। बाद में उसने सोचा कि नहीं, मैं इसको अलग अलग नहीं लिखूंगा, सीधा ही लिख दूंगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू में Q2। और तब से उसकी एक स्टेटमेंट कही जाती है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। ये बात उसने इस चीज से पता की। सर अगर तीसरी बॉडी होती तो Q3 हो जाता तो भाई अभी ना हम ये नहीं देखेंगे कि क्या होती, मैं अभी ये बता रहा हूँ कि उसने क्या किया। जब मैं आपको ये लॉ पूरा पढ़ा दूंगा, जब आप इसके हर चीज के बारे में जान जाएंगे ना, तो जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा। तो इस वक्त मैं ये बता रहा हूँ कि उसने क्या किया, उससे क्या क्या चीजें पता चली। ठीक है, मैं ये टॉपिक खत्म कर लूंगा, फिर भी अगर आपको आपका जवाब ना मिले आप मुझे बोल देना, मैं आपको बता दूंगा। अब दूसरी बात ये आई कि ये चीज क्लियर हो गई कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। अब अगला टॉपिक आया उसके सामने, डिस्टेंस, कि क्या ये फोर्स डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। बाकी हमारी कॉमन सेंस कहती है कि भाई दो चीजें जितनी पास होंगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितनी दूर होंगी फोर्स उतना ही कैसा लगेगा, कम लगेगा। इसका मतलब ना इन दोनों के दोनों चार्जेस को उसने सोचा मैं थोड़ा पास या दूर करके फिर फोर्स नाप के देखता हूँ, क्या सिर्फ फोर्स पे कोई फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता। अब उसने इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ना दुगना कर दिया, यानी कि पहले का जो डिस्टेंस r था अब उससे बदल करके कितना कर दिया 2r। और जब उसने इस फोर्स को मेजर किया तो ये फोर्स जो है पहले F था और अब वो बदल करके कितना हो गया F/4। उससे ये पता चला कि यार डिस्टेंस डबल करने पर फोर्स में 4 गुना कम हो गया। इससे साफ पता लग गया कि फोर्स और डिस्टेंस में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, शायद इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। उसने यही एक्सपेरिमेंट फिर रिपीट किया। अब की बार उसने डिस्टेंस को डबल ना करने के बजाय ट्रिपल करके देखा, और अब की बार जब उसने ट्रिपल किया तो इस बार जब फोर्स को मेजर किया तो फोर्स जो है वो कितने गुना कम हो गया, 9 टाइम्स रिड्यूस हो गया। उसे ये समझ में आया कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। उसने ये ऑब्जर्व किया कि फोर्स जब हम डिस्टेंस को दुगना बढ़ाते हैं तो फोर्स 4 गुना कम हो जाता है, जब हम डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ाते हैं तो फोर्स 9 गुना कम हो जाता है। उसने एक बात ऑब्जर्व की कि आप जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर के हिसाब से ना इसका फोर्स भी क्या होता जा रहा है, कम। यहाँ 2 था तो यहाँ 4 आया, 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 था तो यहाँ 9 आया, इसका स्क्वायर। यहाँ से एक बात पता चली कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस नहीं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और ये दोनों बातें उसने ऑब्जर्व की, और इन्हीं दोनों बातों को अगर हम एक साथ इकट्ठा बोलें तो बस इसी बात को कहा जाता है कूलम्ब्स लॉ। तो अगर एक सिंपल आसान शब्दों में कहूं तो ये कह सकता हूं, कूलम्ब्स ने ये बताया था कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलिए, दोनों बातें सेम है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो बात मैंने आपको बताई ना, इसी को कहा जाता है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। सुनिए, अभी तो मैंने ये बताया कि आखिर ना कूलम ने किस तरह से अपने इस लॉ के बारे में चीजों को बताया, समझाया। अब मैं इसे सिस्टमैटिक तरीके से और जो परफेक्ट डेफिनेशन आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं, मैं उस सेंस में इसके बारे में बात करने वाला हूं। अब सुनिएगा जरा ध्यान से। कूलम्स के लॉ के बारे में हमने ये बातें कर ली, अब मैं इस लॉ को प्रॉपर वे में लिखने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा इस चीज को। सिंपल सी चीज, हम ये कहेंगे कि मान लीजिए आप लोगों के पास ये रहा एक पॉइंट चार्ज और ये रहा आपके पास एक दूसरा पॉइंट चार्ज। सपोज कर लीजिए इसके पास जो चार्ज है वो कितना है Q1, इस बॉडी के पास जो चार्ज वो कितना है Q2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो वाला डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, R मान लिया। अब हम जानते हैं कि पहला चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, दूसरा भी पहले पर फोर्स लगा रहा होगा। कूलम ने ये कहा कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। अब जब ये फॉर्मूला उसने दिया, बनाया, तब लोगों के मन में एक सवाल आया। उन्होंने कहा कि सर एक बात बताइए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये बात तो क्लियर है, लेकिन क्या हम इन चार्जेस के साथ इनका साइन भी लें? क्या कोई चार्ज अगर पॉजिटिव है तो मैं क्या पॉजिटिव लिखूं यहाँ पर, और अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो क्या मैं यहाँ पर नेगेटिव लिखूं? कूलम ने कहा नहीं, आप लोगों को यहाँ कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना। पॉजिटिव नेगेटिव तो ये बताएगा कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। मैं ये नहीं बताने वाला कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ
कि इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आपको जब भी इस फोर्स की मदद से, आप इस चार्जेस की मदद से फोर्स निकालेंगे तो इस जगह पे कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव साइन आप लोगों को नहीं लेना। इस वजह से इस चीज को क्लियर करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, मॉड्यूलस का निशान, ताकि मॉड्यूलस बताए कि आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ज की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इसके अंदर कोई नेगेटिव और कोई पॉजिटिव साइन आपको लेने की जरूरत नहीं। और तो फिर इसी चीज को ना अब क्या कहने लग गए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, नहीं कहा जाने लग गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस। ये बना, इसे मैंने बोल दिया स्टेटमेंट नंबर 1। इसी तरीके से हमने अभी भी देखा था कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इसे बोल दिया स्टेटमेंट नंबर 2। अब ना भाई पूरी बात सुनिएगा ध्यान से, पूरा स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। कहते हैं कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इंटरैक्शन शब्द फिजिक्स का एक ऐसा वर्ड है जो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों के लिए एक ही इकट्ठा काम करता है। तो अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, या सीधा बोलिए फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। तो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द चार्जेस, नहीं बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, is directly proportional to the product of the magnitude of the 2 point charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये था कूलम्स का लॉ। कूलम ने एक बात और बताई कि ये जो एक बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है या दूसरी बॉडी पहले पर फोर्स लगाती है, तो ये दोनों एक दूसरे पर जब फोर्स लगाती हैं तो ये फोर्स ना इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। ऐसा नहीं है कि ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा के अगर इसे अट्रैक्ट कर रही हो तो ऊपर से खींच लेगी, ऐसा नहीं कि नीचे से खींचेगी। जिस लाइन से आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ना, ये बॉडी इस दूसरी बॉडी के ऊपर उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगाएगी। इसका मतलब है दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्ज। अब हमने फर्स्ट और सेकंड को दोनों को कंबाइन कर दिया और कंबाइन करके लिखा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज Q1 into Q2, और अपॉन में यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, R का स्क्वायर। आप सभी लोगों को पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो एक कांस्टेंट लगता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट लगा उसको हमने k से रिप्रेजेंट कर दिया, और k इज इक्वल टू बन गया फॉर्मूला आपके पास, k इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। ये पूरी स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला भी क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। इसका मतलब दो चार्जेस के बीच में फोर्स अगर निकालना है तो आप बस इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर k जो है ना वो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये क्या है, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो k है ये एक कांस्टेंट है और ये फोर्स के फॉर्मूले में आने वाला कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आती है कि यार फोर्स के तो बहुत सारे फॉर्मूले, सभी तरह के फॉर्मूले में कई तरह के फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग तरह के बहुत सारे फॉर्मूले फोर्स के, उन सभी फॉर्मूले में तो कांस्टेंट आता है। इसका मतलब वो सारे भी फोर्स कांस्टेंट है, ये भी फोर्स कांस्टेंट है। फर्क कैसे पता चलेगा कि ये यही वाला फोर्स कांस्टेंट है? आप लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये एक कांस्टेंट है जो फोर्स के फॉर्मूले में आ रहा है। ये कौन सा वाला फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसलिए हमने इसको पूरा नाम दिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ताकि आप आराम से समझ जाए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स कांस्टेंट है। जब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू को ढूंढा गया तब इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट की, या जो पता चली इसकी वैल्यू, वो वैल्यू मिली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको जब सॉल्व किया गया तो इसका आंसर आया 9 into में 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अभी रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ ये बात। ये हमारे पास ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू थी। अब इसके अंदर ना आप लोगों के लिए ये चीज बड़ी परेशान करने वाली होगी कि आखिर सर ये चीज क्या होती है, इसे क्या कहा जाता है। देखिए भाई, इसे हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस किसे कहा जाता है? जो ये वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम को या फिर एयर को, इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? फ्री स्पेस। तो वैक्यूम और एयर, इन दोनों को ही कहते हैं फ्री स्पेस कहा जाता है इसको। तो इस टर्म का नाम है, इस वर्ड का नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस होता है वैक्यूम और एयर। मैं आपको ना इसके बारे में थोड़ा सा अभी बताता हूँ। इसका नाम होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इस लेटर का नाम है। जैसे आप इस चीज को क्या बोलते हो? थीटा। थीटा इसका नाम है। ये यूज किस लिए किया जाता है? एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने लिखता हूं टी,
टी इस लेटर का नाम है टी, लेकिन यूज किस लिए करते हैं? टाइम के लिए। ऐसे ही इस लेटर का नाम है एप्सिलॉन और यूज किया जाता है यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को दिखाने के लिए। और इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की एक वैल्यू होती है, वो होती है 8.85 into 10 raised to the power -12। दिस इज पर न्यूटन, दिस इज पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर होता है कूलम स्क्वायर। अब ना आप लोगों का दिमाग ना यहाँ से ही खराब हो गया होगा, ये सब क्या कहानी चल रही है। एक बात सुनिए ध्यान से, अभी आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? फोर्स को कैलकुलेट करना। मैं ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ना एप्सिलॉन नॉट, इसकी ये वैल्यू, ये परमिटिविटी, ये सब चीजें क्या होती है, इसके लिए मैं अलग से एक पूरी क्लास लूंगा और वो आने वाली बस या तो अगली क्लास में या उसकी अगली क्लास में इसको बेटर तरीके से समझाऊंगा कि आखिर ये चीज है क्या। लेकिन मैं अभी इस पे नहीं जाना चाहता, अभी मेरा काम है कूलम्स लॉ को समझाना। इसलिए जब भी मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना होगा तो मैं Q1 रखूंगा, Q2 रखूंगा, R रखूंगा, और इसके चक्कर में फिलहाल के लिए नहीं पढ़ूंगा। मैं सीधा सीधा ना यहाँ पर से इस K की वैल्यू को यहाँ रखूंगा और मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा? फोर्स की वैल्यू, फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ से मिल जाएगा। एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, ये जो आप लोग K की वैल्यू देख रहे हो ना 9 into 10 raised to the power 9, ये जो वैल्यू है K की, ये वैल्यू ना सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस के लिए ये वैल्यू K की। और ना इस K की जो वैल्यू है ना, ये डिपेंड करती है और दूसरे फैक्टर्स पर। बात को जरा ध्यान से सुनेगा। कूलम ने जब इस फॉर्मूले को डिराइव किया तब उसने ये कहा कि फोर्स सिर्फ चार्जेस पर और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उसने ऑब्जर्व किया, चेक किया, तो पता ये चला कि फोर्स चार्जेस और डिस्टेंस के अलावा एक और चीज पर डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि वो जो चार्जेस रखे हुए हैं वो किस मीडियम के अंदर रखे हुए हैं। यानी कि अगर आप चार्जेस के बीच का मीडियम बदल देते हैं ना, तो फोर्स भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। इससे पता चला कि अगर दो चार्जेस को आप एयर में रखोगे तब फोर्स नापोगे तो अलग निकल के आएगा, अगर वही दोनों चार्जेस पानी में ले जाके रख दोगे तब अलग फोर्स आ रहा है, वही दो चार्जेस किसी गैस में रखोगे तब अलग फोर्स आ रहा है। तब इनकी समझ में आया कि ये फोर्स ना चार्जेस पर भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, साथ के साथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ये दोनों के दोनों चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं। तब इन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, देखा कि यार इस फॉर्मूले में मीडियम वाली चीज भी तो आनी चाहिए, और वो मीडियम वाली चीज इन लोगों ने किसके अंदर लाके इंट्रोड्यूस कर दी? इस कांस्टेंट के अंदर। और ये कांस्टेंट की वैल्यू ऐसी लिखी गई ताकि ये वाली जो टर्म है ना, ये हमें मीडियम के बारे में जानकारी देती है। तो जो भी मीडियम होता है उसके हिसाब से हम इसकी वैल्यू बदल देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू बदल जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू बदल जाती है? फोर्स की वैल्यू। इसीलिए अभी का मेरा टॉपिक ये नहीं है कि मैं मीडियम के बारे में बताऊं, लेकिन अगली या उसकी अगली क्लास में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस एप्सिलॉन नॉट, जिसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अभी ये जो फॉर्मूला है वो अब चेंज होकर के कुछ ऐसा हो गया है। F इज इक्वल टू में इस K की वैल्यू मैंने आप लोगों के सामने लिख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में यहाँ पर क्या हो गया? दैट इज Q1 इंटू में Q2 और अपॉन में आ गया R स्क्वायर, और ये हमारे पास कूलम्स का फॉर्मूला बन गया। अब ये मॉड लगा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अब ये अंडरस्टूड है कि आप जब भी यहाँ पर चार्जेस डालेंगे ना तो उसका नेगेटिव नहीं लेना, उसका पॉजिटिव नहीं लेना, सिर्फ वैल्यूज डालो और आपको उनके बीच का फोर्स मिल जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये हमारे पास K की वैल्यू निकल के आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। सर मोड क्यों हटाया? भाई मॉड हटाया नहीं है मैंने सिर्फ इतना कहा है कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले में समझा दिया कि मॉड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। लेकिन जब हम सवाल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, तो वो बोल देते हैं कि ये अंडरस्टूड है कि मॉड वाली ही वैल्यू लेनी है। तो बस ये अंडरस्टूड है, अगर आप लगा के भी दिखाते हो तो उसे गलत नहीं कहा जाए। ये अंडरस्टूड हो गया कि सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना है, दैट्स इट।
कर लिया आप लोगों ने कंप्लीट इसको? हाँ भैया। ओके। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज आप लोगों को समझा दूं, फिर हम आगे की बात करते हैं कि ये जो टर्म है ना, ये जो यूनिट है, ये बहुत कंफ्यूज करती है काफी बच्चों को। और कई बार ऐसा ही होता है, टीचर हम सब कुछ पढ़ के जाते हैं और टीचर वाइवा में बिठा के बोल देते हैं बेटा इसकी ना बस यूनिट बता दे कितनी, और हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहते। मैं आपको बताता हूँ, ये यूनिट ना आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं, या आपको धीरे धीरे यूज करते करते याद हो जाएगी। बाकी आपको अगर यूनिट निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लिया कीजिए। आपको किसकी यूनिट निकालनी है? इस के की यूनिट निकालनी है। तो आपको के की अगर यूनिट निकालनी है तो इसका मतलब ना आप सब कुछ इधर लाइए, आपको के मिल जाएगा। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ये क्या है? फोर्स। तो फोर्स के लिए क्या लगेगा? न्यूटन। अच्छा, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपके लिए मीटर स्क्वायर। अब ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, इसकी यूनिट भी कूलाम, इसकी यूनिट भी कूलाम। कूलाम इंटू कूलाम इज कूलाम स्क्वायर, और कूलाम नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर कूलाम स्क्वायर। तो बस इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसलिए इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसके अलावा के जो है वो इस एप्सिलॉन नॉट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, इनवर्स रिलेशन में, मतलब जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी तो सही, लेकिन उल्टा रिवर्स करके उसकी इनवर्स की वैल्यू। इसका मतलब अगर मैंने इसकी वैल्यू लिखी है आप लोगों के सामने, तो यहाँ न्यूटन है तो यहाँ पर न्यूटन, यहाँ मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर कूलाम स्क्वायर था तो इसको सिंपली क्या लिख दिया? कूलाम स्क्वायर। तो आप इस तरह से इन यूनिट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ना मैं आप लोगों के सामने ना कुछ एक बेसिक बात बता रहा हूँ जो पेपर में पूछी जाती है, आती है, और वो आती है डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, बताइए 1 कूलम चार्ज क्या होता है। तो देखिए, हम लोगों ने ना कई सारी चीजों की मैथमेटिकल डेफिनेशन बना रखी है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज किसे कहते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो यही है कि डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज किसे कहा जाता है। अब ना ये एक मैथमेटिकल डेफिनेशन, कैसे बनेगी इसकी डेफिनेशन, सुनिए जरा ध्यान से। देखिए, मान लीजिए मैंने 2 चार्जेस लिए, पहला चार्ज लिया कौन सा? Q1, और दूसरा वाला जो चार्ज लिया वो कौन सा लिया? Q2, और दोनों ही चार्जेस ले लिए किसके बराबर? 1 कूलम के बराबर। अगर 2 चार्जेस है Q1 Q2 और दोनों ही 1 कूलम के बराबर ले लिए, और अगर इन दोनों चार्जेस को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दूं, किसके अंदर? एक ऐसी जगह जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट इज कॉल्ड फ्री स्पेस। कहां पर? फ्री स्पेस में। यानी कि दोनों चार्जेस अगर 1 कूलम के लूं, उन्हें 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दूं फ्री स्पेस के अंदर, और अब अगर मैं कूलम्स के लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू K, दैट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस फॉर्मूले की मदद से इनके बीच का फोर्स निकालूं, तो K की वैल्यू अभी अभी आपने देखी थी 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू आपके पास 1 है, Q2 की वैल्यू भी आपके पास 1 है, और डिस्टेंस भी आपके पास कितना है? 1 का स्क्वायर। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन। इसका मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब हम इसकी डेफिनेशन है यहीं से बनाएंगे। कहा जाता है कि 1 कूलम चार्ज वो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जिसे हम जब उसके ही जैसे, उसी के सिमिलर एक और चार्ज से 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन से अगर रिपेल करते हैं, तो दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो कहा जाता है 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज which when placed at a distance of 1 meter from a similar charge in free space, vacuum या फिर बोलिए air, so in free space, then they would repel each other with a force of 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन। तब हम इस अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या बोलेंगे? 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसे बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। ये मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है, मैं अभी क्लास के बाद उसको ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से इसे नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए। ठीक है जी, अब शुरू होता है न्यूमेरिकल टाइम। देखो भाई, ये फॉर्मूला तो सभी लोग समझ जाते हैं कि क्या है कैसे है, ठीक है। मेन चीज आती है इनके न्यूमेरिकल्स की। तो अभी स्टार्टिंग में तो मैं एक आधा छोटा मोटा न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, फिर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे अभी, ठीक है।
सबसे पहले ये आप लोगों ने अगर कॉपी कर लिया है तो मैं इसे रब कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसे करिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखना शुरू कीजिए। देखिए क्वेश्चन, फाइंड the force between the 2 point charges. Find the force between the 2 point charges. Find the force between the 2 point charges. 2 microcoulomb and 1 microcoulomb and 1 microcoulomb separated through a distance of 10 meters. Separated through a distance of 10 meters in free space. In free space. चलिए जरा बताइए कितना फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में। ओके, चलिए देखते हैं। एटीन इंटू 10 की पावर माइनस 18 into 10 raised to the power minus 5 न्यूटन, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1.8 into 10 raised to the power minus 4 न्यूटन। इसका मतलब है इतना फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में। समझ में आ गया होगा सभी को? जिनसे नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट। हो गया सर। हो गया, ठीक है। मैं एक और सवाल देता हूँ, इस बार इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा अपने आप सोच समझ करके या कैलकुलेट करके कैसे भी। एक बात आपको बता दूं, आप जब आप सवाल करेंगे ना तो कई बार सवाल के वक्त ना आपसे कहा जाएगा कि दो चार्जेस हैं, इतने इतने कूलम के हैं, उनको इतने डिस्टेंस पर रखा गया है, और वहां कुछ बताएंगे नहीं कि वो फ्री स्पेस है या कोई और जगह है। अगर किसी जगह पर लिखा है कि वो चार्जेस एयर में रखे हैं या लिखा है कि वो चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं तो मान के चलेंगे कि वो फ्री स्पेस में है, वो पता रखा है। अगर वहां कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो कहाँ रखे हैं तो ये अंडरस्टूड माना जाएगा कि वो दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हैं और आपको के की जगह के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ही इस्तेमाल करनी है, तब तक जब तक कि वहां पर कुछ कहा ना गया हो कि ये चार्जेस पानी में रखे। मैं मीडियम के साथ कैसे चेंज होता है फोर्स ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अगर मैं कोई मीडियम ना बोलूं तो समझ लीजिएगा कि वो फ्री स्पेस या फिर वो वैक्यूम ही है। ठीक है, एक और सवाल दे रहा हूं, लिखना शुरू कीजिए इस सवाल को। सवाल लिखिए एक और, हाउ इज फोर्स between two charges affected? How is force between two charges affected when each charge is doubled? When each charge is doubled and distance between them is also doubled. And distance between them is also doubled. कोई चेंज नहीं होगा शायद। ठीक है जी, बाकी लोग देखिए सर। सर हो कोई चेंज नहीं होगा सर। ओके, तो सब लोग तैयार? हाँ ठीक, हाँ भाई ये बिल्कुल सही जवाब है कि सर कोई चेंज नहीं होने वाला, जितना फोर्स पहले था उतना ही फोर्स बाद में भी लगेगा। आप इसे ऐसे देख सकते हैं ऊपर नीचे कि मान कैंसिल लो आउट हो जाएगा। दो चार्जेस हैं, एक Q1 और दूसरा Q2 और डिस्टेंस है r²।
हमने ये कहा कि अगर मैं पहले चार्ज को भी डबल कर दूं यानी कि 2q1, दूसरे चार्ज को भी डबल कर दिया यानी कि q2 की जगह 2q2, और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया यानी कि r की जगह पर 2r। तो अब अगर मैं नया वाला फोर्स निकालूं F डैश बोल करके, तो आप यहाँ लिखेंगे k, जो q1 था पहले अब उसकी जगह आप लिखेंगे 2q1, जो q2 था पहले अब उसकी जगह आप लिखेंगे 2q2, और जहां नीचे सिर्फ r लिखते थे अब आप उसकी जगह पर लिखेंगे 2r का स्क्वायर। तो आप इसे लिखेंगे k की जगह k, 2 2 जा 4, इंटू में q1 इंटू में q2 एज इट इज, और नीचे आप लिखेंगे 4 इंटू आर का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा k इंटू में q1 इंटू में q2 और अपॉन में r स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जितना फोर्स था अभी भी फोर्स उतना ही लगेगा, कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। हमने तो इसे कैलकुलेशन से कर लिया, वरना आप इसे लॉजिकली भी कर सकते थे बिना किसी कैलकुलेशन के। सुनिए जरा ध्यान से, क्या मैंने आपसे अभी भी कहा कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे, सॉरी, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा। आपने पहले चार्ज को डबल किया तो फोर्स भी क्या हो गया, डबल। फिर आपने दूसरे चार्ज को भी डबल किया तो फोर्स डबल का फिर डबल हो गया, मतलब फोर्स कितने गुना बढ़ गया, 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। फिर आपने डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, याद कीजिए मैंने कहा था डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने डिस्टेंस भी डबल कर दिया तो 4 गुना फोर्स फिर कम हो गया, मतलब चार्जेस के डबल होने से 4 गुना फोर्स बढ़ा और डिस्टेंस डबल होने से वही 4 गुना फोर्स फिर कम हो गया। तो 4 गुना कोई चीज बढ़ करके फिर 4 गुना कम हो जाए तो वो वापस क्या हो जाएगी, सेम। इसका मतलब ये हुआ देयर इज नो चेंज इन द फोर्स, कोई भी फोर्स पे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल लिखिए और फिर मैं उसे कराना शुरू करता हूँ। लिखिए जरा इस क्वेश्चन को, और अब जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। अब तक के थोड़े बेसिक क्वेश्चन थे, ये वाला थोड़ा बेटर है, बेसिक ही है लेकिन फिर भी ठीक है। लिखिए जरा क्वेश्चन, लिखिए वेयर शुड वी प्लेस a point charge, where should we place a point charge on the line joining the 2 point charges? Where should we place a point charge on the line joining the 2 point charges? 4 microcoulomb and 16 microcoulomb. And 16 microcoulomb, so that no force acts on this charge. So that no force acts on this charge. Comma, given that the separation between the two charges is 9 meter. Given that the separation between the two charges is 9 meter. ठीक है, मैंने ये लिखवा भी दिया, मैं एक बार यहाँ पे फिर से सवाल को पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे कहा हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, पहला पॉइंट चार्ज ये रहा और दूसरा पॉइंट चार्ज ये रहा। ये वाला जो पॉइंट चार्ज है ये 4 माइक्रोकूलम का है और ये वाला पॉइंट चार्ज जो है वो 16 माइक्रोकूलम का है। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस, जो सेपरेशन दिया हुआ है वो 9 मीटर है। मैंने आपसे कहा था अगर कोई मीडियम बता नहीं रखा तो समझ लेना कि वो एयर या फिर वैक्यूम या फिर वो फ्री स्पेस है। हमसे कहा गया कि हम किसी एक चार्ज को इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे किस जगह रखें ताकि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगे वो कितना लगे, 0, यानी कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे। तो ये पूछ रहे हैं इस लाइन पे मैं कहाँ रखूं इस चार्ज को। इससे ध्यान से समझ रहे हैं, इसके बाद इसका एक अगला सवाल होगा बिल्कुल इसकी तरह, मगर लॉजिक थोड़ा सा बदलेगा वहां पर। सुनिए, मैं नहीं जानता मैं इस चार्ज को कहाँ रखूं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम A है, इस वाले पॉइंट का नाम B है। सपोज कर लीजिए मैंने इस चार्ज को किसी इस जगह पर रखा, इस पॉइंट का नाम C है और मैं चाहता हूं इस जगह पर जब मैं चार्ज रखूं तो उसके ऊपर फोर्स जो लगे वो कितना लगे, 0। अब भाई 0 फोर्स इसके ऊपर तो तभी लग सकता है जब या तो दोनों ही फोर्स ना लगाएं या फिर दोनों फोर्स लगाएं लेकिन कैसा लगाएं, इक्वल एंड अपोजिट।
अब 4.5 मीटर, क्या चीज? 4.5 मीटर। 4.5 नहीं आएगा भाई, कोई गलती कर रहे हो आप। देखिए अभी 4.5 नहीं आएगा। सुनिए ध्यान से, मान लीजिए मैंने इस वाले चार्ज को ना इस 4 कूलम वाले चार्ज से x मीटर के डिस्टेंस पर रख दी। इसका मतलब मैंने सपोज कर लिया कि मैं इस चार्ज को यहाँ रखूंगा ना तो इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा 0। अगर मैंने यहाँ से इसको x डिस्टेंस पे रख दिया तो बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया, 9 माइनस में x। अब आप इस चार्ज को 4.5, चलिए देखते हैं अभी क्या आता है आंसर। आप अब इस चार्ज को यहाँ पर रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इसे या तो पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो, कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल में मेंशन नहीं कर रखा। नहीं कर रखा मतलब ये सवाल इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि ये चार्ज कैसा है। मान लो अगर आप इसे पॉजिटिव मानते हो तो ये चार्ज इसको सर जबरदस्ती 3 आ रहा है सर इसका आंसर सर। 3। हाँ भैया 3 आ रहा है, सर 3 आ रहा है। चलिए ठीक है ठीक है, हाँ आंसर 3 ठीक है, लेकिन आप चुप हो जाइए, बाकी लोग भी सुन रहे हैं। देखिए ये वाला चार्ज अगर आप इसे पॉजिटिव चार्ज मानते हैं तो ये इसको जबरदस्ती रिपेल करेगा, अपने से दूर ढकेलेगा, रिपेल। और ये भी पॉजिटिव है, इसको भी आपने पॉजिटिव माना है तो ये इसे भी रिपेल करेगा। सपोज कर लो ये वाला जो चार्ज है वो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, ये वाला फोर्स मैंने मान लिया एफ ए का मतलब है ए की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स। और ये बी वाला चार्ज है, इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो वाला फोर्स कौन सा लगाया, दैट इज एफ बी। इसका मतलब है इस क्यू पॉइंट, इस क्यू चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये और ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर आप चाहते हो कि नेट फोर्स जो है, अगर आप चाहते हो कि जो नेट फोर्स की वैल्यू है वो नेट फोर्स कितना हो जाए, 0, ऐसा तो सिर्फ तभी हो सकता है जब ये दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल भी हों और साथ के साथ कैसे हों, अपोजिट भी। मतलब जितना फोर्स ये इसे लगा के रिपेल कर रहा है उतना फोर्स ये भी इसके ऊपर लगा के इसको रिपेल करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा वो निकाला, किसकी मदद से, कूलम्स लॉ की मदद से। अब कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, K Q1 इंटू Q2। तो पहला चार्ज आप लोगों के पास कितना है, 4 माइक्रो कूलम का, इंटू में Q2 दूसरा चार्ज आप लोगों के पास कितना है, Q, और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना है, x स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर भी किया गया। अब इसी के ऊपर इसने भी फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पर फिर से आ गया K, दैट इज Q1 इंटू Q2। तो Q1 आपके पास हो गया 16 माइक्रो कूलम, और Q2 की बात की जाए तो Q2 आपके पास कितना है, Q, और अपॉन में डिस्टेंस जो है वो अब x नहीं है, अब हो गया 9 माइनस एक्स, तो आप इसे लिखेंगे 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ K से K को कैंसिल कर दीजिए, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया। आप यहाँ 4 से इसको कट करेंगे, 4 वन जा 4, 4 से इसको कट किया तो 16 पे 4 आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ गया, 1 बाय एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर इक्वल टू में मैंने लिख दिया 4 अपॉन में 9 माइनस एक्स, और इस पूरे के ऊपर क्या आ गया, होल स्क्वायर। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 4x स्क्वायर, और अगर मैं 9 माइनस एक्स के ऊपर से स्क्वायर हटा के यहाँ स्क्वायर रूट लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा, 2x। और अगर ये 2x हो गया तो जाहिर सी बात है इस x को उधर ले जाइए तो 9 इज इक्वल टू में कितना आ गया, 3x। इट मीन्स कि x की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 9/3, यानी कि आपको पता चल गया कि इसका आंसर कितना आएगा, 3 मीटर्स। यानी कि आपको इस वाले चार्ज को इस वाले चार्ज से 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, तब जाकर के जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 3। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी, जिनसे नहीं। हाँ भाई पता चल गया 4.5 आंसर क्यों नहीं आएगा। सर मेरा तो 3 था। अच्छा आपका 3 था, वेरी गुड, कर लीजिए भाई।
सर हो गया डन। हो गया कंप्लीट सबका? अगर ये कंप्लीट हो गया तो हम इसके आगे की बात करें। हाँ भैया कर दो। ठीक है, मैं अब भाई इससे रिलेटेड ना एक छोटी सी कंसेप्चुअल बात बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना, और ये आखिरी बात होगी, फिर उसके बाद हम बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन प्लीज गौर से सुनिएगा। और फिर मैं एक और बात आपसे पूछूंगा, देखते हैं आप में से कोई जवाब दे पाता है या नहीं दे पाता, ठीक है? मैं वो सवाल मैं बताता हूँ अभी इसके बारे में, सुनिए। अच्छा ठीक है, हमने ये कैलकुलेशन तो की, वो तो सही है। अब ना ये जो चार्ज आप लोगों ने रखा है, ये 4 माइक्रोकूलम के पास में आया है। पास का मतलब इसकी वैल्यू 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मीटर डिस्टेंस का मतलब है कि ये जो चार्ज है वो छोटे वाले चार्ज के नजदीक है और बड़े वाले चार्ज से कहां पर है? ज्यादा दूरी पर है। बात को बहुत ध्यान से और तसल्ली से सुनेगा, ठीक है? देखिए, अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं तो मिड पॉइंट ये होता, दोनों को मिलाने वाली लाइन का मिड पॉइंट ये होता। अगर मैं इस चार्ज को बिल्कुल यहाँ मिड पॉइंट पे रखता, तो आप बोलते सर इस चार्ज का यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, एकदम बराबर है, एग्जैक्टली इक्वल। तो आप बोलोगे अगर डिस्टेंस इक्वल है तो अब डिस्टेंस का कोई कंपैरिजन मत करो, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के लिए बराबर है। आप जानते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज बड़ा होगा फोर्स भी उतना ज्यादा लगता है, और चार्ज अगर छोटा होगा तो फोर्स भी कैसा लगेगा? कम। अगर दोनों से इस चार्ज का डिस्टेंस बराबर होता तो ये छोटा चार्ज है, छोटा चार्ज इस पे कम फोर्स लगाता और बड़ा चार्ज इसके ऊपर फोर्स कैसा लगाता? ज्यादा। यानी कि अभी भी दोनों इसके ऊपर फोर्स तो लगाते, लेकिन दोनों का फोर्स जो लगता वो इक्वल नहीं लगता। इसकी वजह से ज्यादा लगता क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और इसकी वजह से कम लगता क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा है? कम। इसका मतलब आपको अगर इस पे नेट जीरो चाहिए तो दोनों से लगने वाला फोर्स बराबर रखना है, और बराबर रखने के लिए इसका जो ज्यादा फोर्स लग रहा है उसे कम करना पड़ेगा, और इसका जो कम फोर्स लग रहा है उसे ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप चाहते हो कि ये भी उतना ही फोर्स लगाए जितना फोर्स इसने लगाया है, तो आपको इस चार्ज को इससे थोड़ा पास लेके जाना पड़ेगा, ताकि ये ज्यादा नजदीक से छोटा होने के बावजूद भी पास होने की वजह से ये ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, और ये बड़ा होने के बावजूद दूर होने की वजह से फोर्स कैसा लगा पाएगा? कम। इसीलिए साफ जाहिर है कि हमेशा आप अगर कोई भी चार्ज इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के ऊपर रखते हो तो ऑलवेज आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास में ही आएगा। ये बात ऑलवेज याद रखना, क्योंकि जितना फोर्स बड़ा वाला चार्ज दूर से लगा पाएगा उतना ही फोर्स छोटा वाला चार्ज कहां से लगा पाएगा? पास से। इसीलिए ऑलवेज याद रखिएगा कि आपका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के नजदीक ही। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, और फिर भी नहीं होगी तो मुझे क्लास के बाद कॉल करके मैसेज करके पूछ लीजिए। सर बड़े वाले चार्ज अट्रैक्ट नहीं करेगा ज्यादा? बड़ा वाला चार्ज भाई, बड़ा वाला चार्ज, पहली बात तो रिपल्शन की बात कर रहे हैं, ये सारे चार्ज पॉजिटिव है। दूसरी चीज ये कि ज्यादा अट्रैक्ट या रिपल करेगा, लेकिन भाई इससे तुम ज्यादा दूर रख दोगे तब थोड़े ना करेगा। किसी चीज को बहुत दूर ले जाओ और इतना बड़ा चार्ज है, तो इतना बड़ा चार्ज उतनी दूर रखी हुई चीज को ये थोड़े ना बोलोगे कि तुम इतना बड़ा चार्ज है तो दुनिया के किसी भी कोने में रख दो, कहीं से भी खींच लेगा। डिस्टेंस भी तो कोई चीज है ना, आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो वो फोर्स कम भी तो होता जाएगा ना। तो आप इस चार्ज को इससे दूर रखो और इसके कहाँ रखो? पास, ताकि ये पास होने की वजह से ज्यादा फोर्स लगा पाए और ये दूर होने की वजह से कम, तभी तो दोनों का फोर्स इक्वल हो पाएगा, वरना कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप कभी भी बैटर सवाल करोगे ना, तो जो चार्ज आपको पता करना है कहाँ पे रखना है, तो उसका डिस्टेंस छोटे वाले चार्ज से ले लो तो बेटर रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कहीं से भी ले लो भाई। जिसका डिस्टेंस यहाँ से 3 मीटर आया, उसका डिस्टेंस यहाँ से अपने आप ही कितने मीटर आता? 6 मीटर निकल के आ जाता। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। अब चलिए, मैं अब आप लोगों के सामने ना एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देखिए, मैं अभी बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, अब इसके अंदर ना यहाँ पर ना ये वाला चार्ज ना -16 कर दिया, माइनस का, इसे रखा प्लस का और इसे कर दिया माइनस का। फिर से सेम सवाल रिपीट कर दिया। अब मैंने कहा बताओ मैं इसको कहाँ रखूं ताकि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगे? 0। कोई जवाब देगा मुझे? सर सेम ही तो रहेगा। सेम रहेगा सर आउटसाइड रहेगा, लेकिन छोटे वाले के बगल में। ओके ओके ठीक है। एक बात सुनिए भाई, ध्यान से सुनिए। अब सिचुएशन पूरी बदल गई है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा बिल्कुल भी। ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तुम चाहते हो कि इसके ऊपर नेट फोर्स जो लगे वो कितना लगे? 0। 0 फोर्स तभी लग पाएगा जब इसके ऊपर 2 फोर्सेस लगे, वो भी इक्वल, और कैसी डायरेक्शन में? अपोजिट। जरा चेक करते क्या इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं?
ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसने पॉजिटिव को रिपेल किया, यानी कि यहाँ से ढकेल करके इस तरफ ले जा रहा है, एफ ए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और ये वाला कैसा है? पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये भी फिर से इसे अपनी ही तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसने भी फोर्स क्या लगा दी? एफ बी। अब दोनों ही फोर्स कैसे हो गए? सेम डायरेक्शन में, ये कभी भी जुड़ के जीरो नहीं देंगे, मतलब आप इसको कहीं पर भी ले जाके रख लो, कोई भी पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं जहां पर इसके ऊपर नेट फोर्स कितना मिले? जीरो। कहाँ? इन दोनों चार्जेस के बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जिस पर इसका नेट फोर्स कितना लगे? जीरो। तो याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं इसको भी नेगेटिव कर दूं तो अब आपको यही मिल जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तब आपको वो पॉइंट बीच में ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों चार्जेस सिमिलर है, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, तो आपको हमेशा ऐसा पॉइंट ना दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर मिल जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो होता है तो हम इसे न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। तो मैं आप बोलूंगा न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में ही मिल जाएगा। कब? जब दोनों चार्जेस का साइन कैसा होगा? बिल्कुल सेम। लेकिन अगर मान लो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो अब कहां पर मिलेगा? बीच में तो नहीं मिलेगा। अब सुनिए, मैं आपको बताता हूं। आप इस लाइन को इस तरीके से बढ़ा लीजिए, इस तरीके से आगे तक बढ़ा लीजिए, और आगे तक बढ़ाने के बाद ना अब आप अपने इस चार्ज को ना यहां पर ला करके एक बार देखिए, इस जगह पर मान लीजिए रख दिया मैंने, यहां पर दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, मैंने इस जगह पर रख दिया ला करके। अब मैंने अगर इसे इस जगह पर रख दिया तो जरा समझते इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस ए वाली बॉडी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो एफ ए लगेगा। किस डायरेक्शन में? इस तरफ। और ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ये इसी चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, इसका मतलब अब ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, इससे जो फोर्स लगेगा वो लोग कौन सा लगेगा? एफ बी। अब देख लीजिए उस तरफ इसके ऊपर दोनों चार्जेस कैसे, दोनों फोर्सेस कैसे लगे? अपोजिट डायरेक्शन में। और अब आप अपोजिट डायरेक्शन लगे तो हो सकता है यहाँ पर नेट फोर्स जो लगे वो कितना लग सकता है? जीरो। ऐसा तो फिर इस तरफ भी हो सकता है कि इधर भी जीरो हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। क्या पता इधर भी हो सकता है, क्या पता उधर भी, लेकिन इधर नहीं होगा भाई, होगा उधर ही। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप किसी चार्ज को यहां पर ले जा करके रखते हो तो ये 16 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ये ज्यादा बड़ा है मैग्नीट्यूड में और वो मैग्नीट्यूड में कैसा है? छोटा। आप चाहते हो इस पे नेट फोर्स कैसा लगे? जीरो। जीरो तब लगेगा जब दोनों से फोर्सेस कैसे लगे? बिल्कुल इक्वल। भाई ज्यादा बड़ा चार्ज और ज्यादा पास में है, तो बड़ा चार्ज पास में रहेगा तो हमेशा ज्यादा फोर्स लगाएगा, और छोटा चार्ज दूर रहेगा तो हमेशा फोर्स कैसा लगाएगा? कम। किसी भी कीमत पे यहाँ पर दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट नहीं हो सकते। तो फिर से वही बात, आपको अगर कोई न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा तो वो चाहे चार्जेस के बीच में मिले या चार्जेस के किनारे पर मिले, मिलेगा हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास ही। तो बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन ना, ऐसा मैं आप लोगों को अभी क्लास खत्म होने के बाद एक असाइनमेंट दूंगा, उसमें कर रखा है, तो आप ना इस वाले क्वेश्चन को घर पे खुद ही ट्राई कीजिएगा। और अभी ना मैं क्लास के बाद शायद 7 या 8 क्वेश्चंस हैं, वो कूलम्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड हैं। मैंने उनको ना लिखा हुआ है, उनका सॉल्यूशन भी है साथ में। मगर आप अगर चाहते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो तो बेटर ये रहेगा कि आप सबसे पहले सवाल देखें, अपने आप उसे करें। जब आपसे ना हो पाए, कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तब आप सॉल्यूशन की हेल्प लें। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर अगली क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को वो सवाल समझा दूंगा। अभी ये 7 ही सवाल है, मैं अभी और भी कुछ क्वेश्चन है, अगली क्लास में हम इसके और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर हम इसके आगे का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अब आज की क्लास में यही फिनिश करता हूँ। और अभी 7 बजे ना मेरी मैथ्स की क्लास है, मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुकी है, उसके 1-2 क्वेश्चन बाकी हैं, वो होंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज आज शुरू होगी। कई बच्चे ना मुझसे पूछते थे सर फर्स्ट क्लास की ना वीडियो दे दीजिए। मैंने ग्रुप के अंदर ना फर्स्ट क्लास की वीडियो का लिंक डाल दिया मैथ्स का, अगर किसी को देखनी है वो वीडियो तो जाके देख लीजिएगा। मुझे बोल रहे थे बहुत जने, मैंने डाल दिया है। मैं फिजिक्स की भी पुरानी क्लासेस के लेक्चर वहीं पे डाल दूंगा, आप आराम से व्हाट्सएप में क्लिक करके देख सकते हैं। भाई एक बात तो ये होगी, दूसरी एक बात और, भाई ये ग्रुप बनाया है इसलिए ताकि हम लोग ना कोई पढ़ाई से रिलेटेड बात हो या क्लास की इंफॉर्मेशन हो, मैं उसमें दे सकूं। मैं इतने सारे बच्चों को अलग अलग मैसेज करके नहीं बता सकता। तो प्लीज उस ग्रुप में जो लोग भी एडेड है ना, वो पढ़ाई के अलावा किसी भी तरह की और कोई बात मत कीजिएगा। अगर मुझे ऐसा कुछ नजर आएगा ना तो भाई मैं आप लोगों में से पूछूंगा नहीं, मैं वार्निंग नहीं दूंगा, मैं उसे ग्रुप से ना बाहर कर दूंगा। प्लीज ध्यान दीजिए। और ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं रखूंगा
जो इस तरह की कोई भी फोटो, इमेजेस या हंसी मजाक शेयर कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप किसी से बातचीत थोड़ा बहुत कर सकते हैं, सिर्फ इस बेसिस पे कि सर क्लास कितने बजे है या फिर ये क्या है वो क्या है। अदरवाइज आप ग्रुप में नहीं पूछना चाहते तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। बट प्लीज ग्रुप के अंदर इस तरह की कोई भी मजाक या कोई भी फोटो, कोई भी पिक्चर आप शेयर नहीं करें। अभी क्लास फिनिश होने के बाद मैं आप लोगों को ना इस कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड ना कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और आज की क्लास की जो शीट है वो मैं आज आप लोगों को भेज दूंगा और फिर बाकी की चीजें करते हैं अगली क्लास, ठीक है। और हाँ, यही सेम क्लास कल फिर से होगी शाम को 5 बजे। अभी कुछ दिन के लिए फिजिक्स की क्लास 5 to 6 रेगुलरली चलेगी ताकि सिलेबस थोड़ा आगे चला जाए, क्योंकि 10 अप्रैल से क्लास शुरू हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बता दूंगा टाइमिंग क्या होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है भाई? नहीं पूछ बाय भी मत सर। लेना। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके, मैं मीटिंग ओवर। थैंक यू सर।